स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ हाज़िर हूँ। अप्लाइड फिज़िक्स डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर्स के लिए इसका चैप्टर मोशन, ये चैप्टर नंबर 3 है। फ़िज़िक्स 122 का, फ़िज़िक्स 113 का और फ़िज़िक्स 132 का। इसका आज क्वेश्चन नंबर 1 करना है हमने, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है चैप्टर नंबर 3 मोशन का। स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हमने न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट भी देनी है और फिर उसको एक्सप्लेन भी करना है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसकी स्टेटमेंट। न्यूटन सेकंड, आपको मालूम है कि न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन जो हैं इनकी तादाद 3 है, तो हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है इसकी स्टेटमेंट देनी है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जब हमारे पास कोई बॉडी हो, उसके ऊपर कोई फोर्स लग रही हो और वो फोर्स अनबैलेंस्ड हो, यानी ऐसा ना हो कि उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हों और वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रही हों, तो अनबैलेंस्ड फोर्स उसके ऊपर लग रही हो, तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और वो एक्सेलरेशन जो है वो जिस डायरेक्शन में बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा होगा। और उस एक्सेलरेशन की जो क्वांटिटी है, जो मिकदार है उसकी, वो उस फोर्स पे डिपेंड करेगी। जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, यानी एक्सेलरेशन जो है उस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन बॉडी का मास जो है वो भी काउंट करता है, तो बॉडी का मास अगर ज़्यादा होगा तो फोर्स उसमें कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकेगी, और अगर बॉडी का मास कम होगा तो वही फोर्स उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देगी। तो इसलिए जो एक्सेलरेशन होता है वो बॉडी के मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब ये लॉ स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं इंग्लिश में कि व्हेन एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, it produces acceleration in the body in the direction of the force। तो ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया कि बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगी, अनबैलेंस्ड फोर्स, तो वो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन, कि एक्सेलरेशन कितना होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जितनी ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, और बॉडी के मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, और अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। चलते हैं अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन इसकी, कंसिडर अ फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास एम, कि एक बॉडी है उसका मास एम है, उसके ऊपर फोर्स एफ लग रही है, तो उस एफ फोर्स की वजह से उस बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो ए है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ए जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ होगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1 कह लें इसको, कि ए प्रोपोर्शनल टू एफ होगा। और नंबर 2, ए प्रोपोर्शनल टू 1/m, यानी मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को लिखने के लिए 1/, वो क्वांटिटी कर लेते हैं, यानी मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो 1/m लिखेंगे। ए इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/m पढ़ा जाएगा इसको। तो ये इक्वेशन नंबर 2 होगी हमारे पास कि ये एक्सेलरेशन जो है इन दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। जब किसी बॉडी के ऊपर जिसका मास m हो और उसके ऊपर फोर्स f लग रही हो, तो ए जो उस बॉडी में प्रोड्यूस होगा वो नंबर 1 फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और नंबर 2 वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लेते हैं। तो जब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए प्रोपोर्शनल टू F/m, कि ए जो है वो एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये हमारे पास रिलेशन जो है वो कंबाइन हो गया है। तो यहाँ से अगर हम इस m को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो f प्रोपोर्शनल टू एम ए आ जाएगा। इस m को हम दूसरी तरफ ले गए, यानी a की तरफ ले गए हैं, तो f प्रोपोर्शनल टू एम ए बन जाएगा। अब जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को साइन इक्वल में बदलते हैं तो
हमें कांस्टेंट देना पड़ता है इक्वेशन में। तो F इज इक्वल टू के एम ए, के को हमने कांस्टेंट के तौर पर यहाँ पे दिया है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहलाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई, F इज इक्वल टू के एम ए। इसमें k जो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अब इस k की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम कि इस k की वैल्यू कितनी होगी। अगर हमारे पास मास 1 kg हो बॉडी का और उसमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस हो रहा हो, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही होती है वो 1 न्यूटन होती है। तो अगर हम मास को 1 kg रख लें, a को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख लें और फोर्स जो है वो हमारे पास फिर 1 न्यूटन हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि 1 न्यूटन फोर्स हो गई, k आ गया और 1 kg मास हो गया और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास एक्सेलरेशन हो गया। अगर हम k को एक तरफ रखें और ये फैक्टर जो है 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये 1 न्यूटन के नीचे जाएगा। और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, ये न्यूटन होता है। तो 1 न्यूटन यूनिट कैंसिल हो जाएगा और k हमारे पास 1 रह जाएगा, यानी ये कांस्टेंट k जो था उसकी वैल्यू फिर 1 आ जाएगी। तो इसको हम 1 रखेंगे। इस तरह से हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 थी वो अब यूं बन जाएगी कि F इज इक्वल टू एम ए, यहाँ पे k था, k की वैल्यू 1 हो गई है, तो F इज इक्वल टू एम ए। अब ये मैथमेटिकल फॉर्म आ गई है हमारे पास, इक्वेशन आ गई है हमारे पास न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक। अगर हम इसको स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो फिर F इज इक्वल टू एम ए लिखा जाएगा। तो यहाँ तक हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया, फार्मूला हमने बना लिया कि फोर्स जो है वो मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट भी करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों को भी बताएं, ख़ुद भी वीडियो देखें, दूसरों को भी दावत दें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें।